सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेस कि सपोजिटरी बेसिस किस टाइप्स की होती है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, फैटी बेसिस, वाटर सॉल्यूबल जिन्हें कहते हैं हम लोग वाटर मिसिबल भी कहते हैं, ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, और थर्ड है इमल्सिफाइंग बेसिस। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले जस्ट वेरी क्विक, हमने पिछली वाली वीडियोज़ में सपोजिटरी बेस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था कि सपोजिटरी बेस होते क्या हैं, उनके क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। तो वो उन सपोजिटरी बेसिस के बारे में बात की थी, और उससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने सपोजिटरी के बारे में बात करी थी कि सपोजिटरी क्या होती हैं, उनका क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो कैसे अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी हो तो वो वाली वीडियो की लिंक इधर आई कार्ड में आपको आ रही होगी। ओके, सो आज हम लोग बात करते हैं सपोजिटरी बेस के बारे में। तो बात कर चुके कि सपोजिटरी बेस क्या होता है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि सपोजिटरी बेस से कितने टाइप्स हैं, क्योंकि सपोजिटरी बेस मार्केट में एक नहीं आता है, कई सारे आते हैं। सो आज ही इसी बारे में हम बात करेंगे सपोजिटरी बेस के। सबसे पहला है हमारा फैटी बेसिस। ओके, तो ये 3 प्रकार हैं जो हमारे सपोजिटरी बेसिस हैं, और सबसे पहला है हमारा फैटी बेसिस। तो फैटी बेसिस पढ़ते क्या होता है। सो फैटी बेसिस एक तरह का बेस होता है जिसमें फ़ैट होते हैं, नाम से पता चला होगा फैट। और फैट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स होता है। ओके, सो फैटी बेसिस आर दोज बेसिस विच कंटेन फैट इन देम। ओके, सो क्या है, दे आर डिज़ाइंड टू मेल्ट इन बॉडी टेम्परेचर। तो इनको फैटी बेसिस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जाते ही बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाए। सो अगर एक वो देना हो, समझाना हो, तो मैंने बताया था कि सपोजिटरी कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है सपोजिटरी। अब सपोजिटरी में क्या होता है, बीच में इसकी ड्रग होती है जो हमारी एपीआई है, ये हमारी ड्रग है, और ये जो पूरा पोर्शन जो खाली है इन्हें कहते हैं बेस। अब बेस ही के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे आप इसे किसी कैविटी के अंदर इंसर्ट करेंगे, जैसे मान लिया रेक्टम में इंसर्ट कर दी, तो क्या होगा, बेस जो है ये मेल्ट हो जाएगा, पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, और ये एपीआई जो है अपना काम, और मेल्ट जैसे ही मेल्ट होगा तो एपीआई बाहर निकल आएगी, एपीआई बाहर निकल के तुरंत अपना एक्शन देना शुरू कर देगी। तो यही है बेसिक मैकेनिज्म कि इस बेस को मेल्ट होना ज़रूरी है, और अगर ये बेस मेल्ट ही नहीं हुआ तो एपीआई अपना एक्शन कैसे देगी। तो फैटी बेसिस को हम लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये बॉडी टेम्परेचर में जाते ही मेल्ट हो जाए। जैसे बॉडी टेम्परेचर आएगा, जैसे बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, ये जो बेस है तुरंत के तुरंत मेल्ट हो जाएगा विद इन सेकेंड्स, है ना। सो हम लोगों ने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया, और इसीलिए ये जो फैटी बेसिस हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, सो पढ़ते हैं। इसके भी कई फर्दर क्लासिफिकेशंस है। सबसे पहला है हमारा, 2 क्लासिफिकेशन में है वैसे, इसका है थियोब्रोमो ऑयल और दूसरा है सिंथेटिक हार्ड फैट। तो पहले थियोब्रोमो ऑयल पढ़ते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आपको सारे आएंगे, तो आपको सारे तैयार करने होंगे। सो इट इज़ अ येलोइश वाइट सॉलिड विथ एन ऑर्डर ऑफ चॉकलेट। सो जो ये बेस होता है थियोब्रोमो ऑयल होता है, इसका कलर होता है येलोइश होता है, थोड़ा सा वाइट होता है, थोड़ा सा वाइट होता है, येलो होता है, और जो उसकी ऑर्डर मतलब सूंघ, जो ऑर्डर है वो चॉकलेट जैसी होती है। तो चॉकलेट जैसी इसकी स्मेल आती है। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कोकोआ। तो थियोब्रोमा कोकोआ एक ट्री होता है, एक प्लांट होता है ना, और उसी के सीड से, जिनको सीड इसी प्लांट के थियोब्रोमा कोकोआ के सीड से ही हम लोग ये थियोब्रोमा ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले इसके सीड ले लेते हैं, और फिर कई सारे एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस से इसे जो थियोब्रोमा ऑयल है वो निकाल लेते हैं। एंड ऑल्सो नोन एज कोकोआ बटर, और इन्हें कोकोआ बटर भी कहते हैं। सो इसके थियोब्रोमा ऑयल बोलिए या कोकोआ बटर बोलिए, बात सेम है। और ये किसके सीड से निकाला जाता है, ये थियोब्रोमा कोकोआ की सीड से निकाला जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लिसराइल ईस्टर ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड। सो इसमें होता क्या है, ग्लिसराइल ईस्टर्स होता है, ये अभी हम लोग मान लीजिए आप जो वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ईस्टर क्या होता है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ग्लिसराइल ईस्टर होता है जिस ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड, कई सारे फैटी एसिड्स होते हैं, कई सारे होते हैं, उन सब के अलग अलग फैटी एसिड के अलग अलग ग्लिसराइल ईस्टर इसमें यूज़ होते हैं, इसी में होते हैं। ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, मेल्टिंग पॉइंट इज़ अबाउट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट है, देख सकते हैं, और बॉडी टेम्परेचर में आते ही ये तुरंत मेल्ट हो जाएगी। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता तो हम लोग इसको यूज़ ना कर पा रहे होते, लेकिन क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसको हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। सुटेबल फॉर रेक्टल सपोजिटरी एंड नॉन
रेक्टल सपोजिटरी के लिए, बल्कि रेक्टम में इंसर्ट करने के लिए बहुत ये सुटेबल होती है, लेकिन नॉट सुटेबल फॉर वेजाइनल, नेज़ल और यूरेथ्रल। रेक्टल में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन वेजाइनल में, नेज़ल में और यूरेथ्रल में इसको यूज़ नहीं करते हैं। उसको लोग क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि इसकी जो इसकी टॉक्सिसिटी है, मीन्स अगर आप रेक्टम में लेंगे तो इसकी इतनी टॉक्सिसिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप नेज़ल और यूरेथ्रल में लेंगे तो वहाँ पे तो ये थोड़ी सी टॉक्सिसिटी दिखाता है। तो इसके लिए नेज़ल और यूरेथ्रल के लिए हम लोग अलग बेस यूज़ करते हैं, है ना। तो मेनली ये रेक्टम के लिए बनी होती है। ओके, फिर एक इसका डिसएडवांटेज है कि क्या है, हम लोग इसे मतलब क्या है इसका डिसएडवांटेज है, इट बिकम्स रैंसिड। रैंसिड का मतलब क्या होता है? रैंसिड का मतलब दोस्तों होता है ख़राब हो जाना। तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है अगर इसको आपने थोड़ी देर के लिए स्टोर कर दिया, और अगर सही से स्टोर नहीं किया तो ये ख़राब हो जाएगी, रैंसिड हो जाएगी। और मेल्ट एट वार्म वेदर, और अगर आपने इसको फ्रिज में नहीं रखा, अगर आपने इसको ऐसे ही गर्मी के समय में ऐसे ही वो क्या कहते हैं सेल्फ में स्टोर कर दिया तो ये मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, देखिए 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। सो अगर आपने इसको गर्मी में रख दिया तो ये तुरंत मेल्ट हो जाएगी। तो इसको फ्रिज में स्टोर करना ज़रूरी है, और ये जल्दी ख़राब भी हो जाती है। सो ये है थियोब्रोमो ऑयल के बारे में पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए, और इस सारे पॉइंट्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अप टू द मार्क है। ओके, सो फैटी बेस में एक हो गया थियोब्रोमो ऑयल। नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक हार्ड फैट। सिंथेटिक हार्ड फैट, सो ये फैटी बेसिस में ही है, सेकंड है। ओके, तो पढ़ते हैं क्या है, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ थियोब्रोमो ऑयल। तो ये थियोब्रोमो ऑयल का सब्स्टिट्यूट है। मीन्स अगर आप थियोब्रोमो ऑयल नहीं यूज़ कर पा रहे हैं या आपके पास थियोब्रोमो ऑयल नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर आपके पास थियोब्रोमो ऑयल नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक हार्ड फैट। ये भी कई तरह से उसका ही देता है। सो इसमें एक एडवांटेज है जो थियोब्रोमो ऑयल में नहीं है, हैव गुड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड मोर स्टेबल। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि थियोब्रोमो ऑयल में क्या था, इट बिकम्स रैंसिड एंड मेल्ट एट वार्म टेम्परेचर। तो ये ख़राब जल्दी हो जाती है ना, रैंसिड का मतलब ख़राब होना। सो ये सिंथेटिक हार्ड फैट में क्या है, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, मीन्स ये ऑक्सीडाइज इतनी जल्दी नहीं होती, मीन्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। ओके, सो इसमें रेजिस्टेंस है ऑक्सीडेशन के लिए, और मोर स्टेबल है, मीन्स इसको आप काफ़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं, और ये इतनी जल्दी मेल्ट भी नहीं होती है, धीरे धीरे मेल्ट होती है ना। तो ये ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्टेंस है, और ये धीरे धीरे मेल्ट होती है। ओके, सो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है, दे गिव गुड वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़। सो इसमें जो वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू थियोब्रोमो ऑयल। तो अगर आपको वाटर, कोई ऐसी ड्रग बना रहे हैं जिसमें काफ़ी सारा वाटर का कंटेंट है, तो उसके लिए आप ये सिंथेटिक हार्ड फैट ही आपको लेना चाहिए, थियोब्रोमो ऑयल नहीं लेना चाहिए। फिर आल्सो है, दे ऑल्सो गिव कलरलेस एंड एलिगेंट सपोजिटरी। तो ये जो होती, इसकी जो सपोजिटरी होती, जैसे थियोब्रोमो ऑयल की सपोजिटरी क्या थी, उसका कलर क्या था, येलो वाइटिश, येलो होती है, वाइटिश होती है ना, इसका कलर ये था। लेकिन सिंथेटिक हार्ड फैट क्या है, ये कलरलेस है, मीन्स ट्रांसपेरेंट रहती है, इसका कोई कलर नहीं रहता है ना। और एलिगेंट, एलिगेंट मीन्स देखने में अच्छी, मतलब कि इसका दो एडवांटेज है कि ये तो कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं, और एलिगेंट मीन्स देखने में भी अच्छी लगती है, तो ये मार्केट में ज़्यादा बिकती है। तो एलिगेंट होने के कारण इसकी जो वो प्रोडक्शन है ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों को ये एलिगेंट, इसको ये देखने में अच्छी लगती है, तो लोग इसको ज़्यादा खरीदते हैं। ओके, और बस इसका एक डिसएडवांटेज है, इफ़ कूल्ड दे क्विकली बिकम ब्रिटल। और अगर इसको आपने ठंडा कर दिया बहुत ज़्यादा समय में, मतलब ज़्यादा देर आपने फ्रिज में रख दिया, तो ये ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल मतलब जल्दी से टूट जाएगी। जैसे सपोजिटरी होती है थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन अगर इसको आपने कूल कर दिया तो ये जल्दी टूट जाएगी। ओके, सो इफ़ कूल्ड दे बिकम ब्रिटल। ओके, ये तभी होगा इफ़ कूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपने इसको बहुत लंबे समय तक कूल किया तब ये ब्रिटल होगी, ऐसे थोड़े समय में ठंडे में रखने पे नहीं होगी। ये इसके लिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ़ कूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन दे बिकम ब्रिटल। ओके, सो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। ओके, सो हमारा ये हो गया फैटी एसिड हो गया कंप्लीट। तो हमारा फैटी एसिड हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर सॉल्यूबल और वाटर मिसिबल, दोनों एक ही बात है। तो पढ़ते हैं अपना वाटर सॉल्यूबल और वाटर मिसिबल। ठीक है, तो इसमें भी दो टाइप्स है, एक है इसमें ग्लिसरॉल जेलेटिन बेसिस और दूसरा है इसमें पॉलीथीन ग्लाइकोस। तो फैटी एसिड में भी दो था, इसमें भी दो है। ओके, सो ये पढ़ते हैं, इट इज़ मेड फ्रॉम मिक्सिंग ग्लिसरॉल एंड वाटर
देन ग्लिसरीन इज एडेड। तो देखो इसमें क्या बनता है, सबसे पहले हम लोग ग्लिसरॉल लेंगे और वाटर लेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसके बाद इसमें ग्लिसरीन ऐड कर देंगे। ओके, सो इसमें ये 3 चीज़ें मिलती हैं, ग्लिसरॉल, वाटर और ये जिलेटिन। तो हम लोग पहले ग्लिसरॉल लेंगे, फिर वाटर लेंगे, उसमें फिर हम लोग जिलेटिन ऐड कर देंगे। ये लिखा है इट इज़ मेड फ्रॉम मिक्सिंग ग्लिसरॉल एंड वाटर एंड देन जिलेटिन इज एडेड। ओके, देन है वाइडली यूज फॉर मेकिंग पेसेसरीज। तो वाइडली यूज है पेसेसरीज को बनाने के लिए। पेसेसरीज क्या होती है, वेजाइनल सपोजिटरीज। वेजाइनल सपोजिटरीज का दूसरा नाम ही है पेसेसरीज। तो पेसेसरीज बनाने के लिए ये बहुत यूज़ होती है, रेक्टम के लिए नहीं, नेज़ल के लिए नहीं, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है पेसेसरीज बनाने के लिए। ओके, तो ये क्यों होती है, ऐसा पेसेसरीज बनाने के लिए ही क्यों होती क्योंकि ये सॉफ्ट होती है नेचर में। मतलब ये जब आप टच करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सॉफ्ट नेचर है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत है, इस वजह से ये जो पेसेसरीज में काफ़ी यूज़ होती है। ओके, नॉट वाइडली यूज्ड एज दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सो पेसेसरीज के अलावा अगर आप इसे कहीं और यूज़ करेंगे, जैसे रेक्टम में अगर आप यूज़ करेंगे तो ये इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स ये मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आपने इसको रख दिया तो ये तुरंत मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी और अपना थेराप्यूटिक कंटेंट चेंज कर देगी, थेराप्यूटिक वैल्यू चेंज कर देगी। सो पेसेसरीज अगर बनानी है तो आप इसको चुनिए, वरना अगर आपको कोई और सपोजिटरी बनानी है तो ये यूज़ नहीं होती है जहाँ तक, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में, बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। सो ये हो गया आपका ग्लाइसरोजिलेटिन बेसिस। फिर नेक्स्ट पॉलीथीन ग्लाइकोल्स। पॉलीथीन ग्लाइकोल्स एक अलग तरह का कैटेगरी है, पॉपुलरली नोन एज पॉलीग्लाइकोल्स। तो अगर आपको पेपर में कभी लिखे कि राइट ए डिटेल अबाउट पॉलीग्लाइकोल्स, या अगर दूसरा क्वेश्चन मिले राइट ए डिटेल अबाउट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स, तो बात सेम है। कभी कभी टीचर कंफ्यूज करने के लिए इन्हें मिक्स कर देता है, लेकिन बात सेम है। जैसे वेजाइनल सपोजिटरीज और पेसेसरीज बात एक ही है ना, तो यहाँ पे भी सेम है। सो दे आर पॉपुलरली नोन एज पॉलीग्लाइकोल्स। दे आर केमिकली स्टेबल एंड इनर्ट। सो ये केमिकली बहुत ही स्टेबल होते हैं और इनर्ट होते हैं। इनर्ट मीन्स जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। तो मीन्स ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते, ये मॉइस्चर जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जो हमारी पहली वाली थी ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस, वो हाइग्रोस्कोपिक थी, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती थी, लेकिन ये वाली जो है ये जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ओके, डोंट अलाउ एनी काइंड ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। और इसमें कोई भी किसी भी तरह का माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं होता है, कभी इसमें बैक्टीरिया नहीं लगेंगे, कोई पैरासाइट नहीं लगेगा, कोई फंगस नहीं लगेगा। आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं फैक्ट्री में, और इसमें आप चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी या कोई पैरासाइट ग्रोथ हो जाएगा। नहीं, ये बहुत ही स्टेबल है, इनर्ट है और उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है। ओके, थर्ड पॉइंट है दे मेल्ट स्लोली सो दे प्रोवाइड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। तो ये इनमें थर्ड इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत स्लोली मेल्ट होती है। अगर आपने इसको पॉलीथीन इथाइलिन ग्लाइकोल को डाल दिया तो वो तुरंत नहीं मेल्ट होगी, धीरे धीरे अपना मेल्ट होगी, और धीरे धीरे मेल्ट होती तो इसके जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड है। प्रोलॉन्ग मतलब बहुत देर तक होने वाला, मतलब कि इसका जो अगर एक्शन है तो आपको 2-3 घंटे तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ी देर के लिए ही रह गया, इसका एक्शन आपको बहुत देर तक देखने को मिलेगा। ओके, सो इसका एक्शन बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड है। देन दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो ये भी थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक है, लेकिन कम हाइग्रोस्कोपिक है। पिछले वाले से ये तो बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक थी, लेकिन ये वाली थोड़ी सी हाइग्रोस्कोपिक है लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसका यही डिसएडवांटेज है कि थोड़ी सी हाइग्रोस्कोपिक है एंड इनकम्पैटिबल विथ टेनिस एंड फिनॉल्स। तो टेनिस और फिनॉल्स के साथ ही इनकम्पैटिबल है। मीन्स अगर आपके ड्रग में टेनिस हुआ या फिनॉल हुआ तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेनिस और फिनॉल के साथ इनकम्पैटिबल है। ये तुरंत उनसे रिएक्शन कर जाएगी और उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देगी। सो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है कि ये हाइग्रोस्कोपिक है और ये इनकम्पैटिबल है विद टेनिस एंड फिनॉल्स। ओके, थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी है इमल्सिफाइंग बेसिस। जो हम लोगों ने इमल्सन पढ़ा था तो कुछ उसी तरह से है इमल्सिफाइंग बेसिस। तो इसमें 2 हैं, हमारे हर कैटेगरी में 2 ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे वो फैटी हो, चाहे वो जेलेटिन हो, चाहे वो इमल्सिफाइंग बेसिस हो, हर कैटेगरी में 2 ही हैं। तो सबसे पहला है वाइटेस पॉल। वाइटेस पॉल कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ये क्या है, दे आर मेड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल।
तो ये आपकी ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल से ही बनी होती हैं। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसका एडवांटेज क्या है, दे आर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट, मीन ये बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है, और अगर जैसे ही आप इसको कहीं भी इंसर्ट करेंगे तो कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं होती, बिल्कुल नॉन इरिटेशन है। ओके, देन तो ये इसके 2 पॉइंट्स है कि ये नॉन टॉक्सिक है और नॉन इरिटेंट है। नेक्स्ट है हमारा मासा एस्टीरियम। मासा एस्टीरियम पढ़ते हैं, मेड फ्रॉम मिक्सिंग मोनो डाई एंड ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, यहाँ पे खाली ट्राइग्लिसराइड है। मासा एस्टीरियम में क्या है, यहाँ पे मोनो भी है मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। यहाँ पे मोनो भी है, डाई भी है, ट्राई भी है। ओके, ग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड, तो यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल था, यहाँ पे फैटी एसिड है। ओके, इसका क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज है कि ये ओडरलेस है, कोई भी इसकी स्मेल नहीं है, ना ख़राब ना अच्छी, कोई स्मेल है ही नहीं। और नॉन इरिटेंट इन नेचर, नॉन इरिटेंट है, कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं करती। तो जिस तरह से भी आपको लेना है आप उस तरह से वाटिस्पॉल या मासा एस्टीरियम को यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा इमल्सिफाइंग बेसिस। सो यहाँ से हमारा ख़त्म हुआ है सपोजिटरी बेसिस, कि सपोजिटरी बेसिस कितने प्रकार के होते हैं, है ना, क्या उनके सब कैटेगरीज़ हैं, क्या कैटेगरीज़ हैं, उसकी क्या सब कैटेगरीज़ हैं, है ना, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई गई हैं। ओके, सो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।